बांग्लादेश क्राइसिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल त्रिगुनायत जी हैं, जो लंबे समय तक बांग्लादेश में डिप्लोमेट रहे हैं और बांग्लादेश के तमाम गतिविधियों पर नज़र रहती है। अनिल जी, जिस तरह से शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा, वो मुल्क जिसका निर्माण ही उनके पिता ने किया था, जहां पर तकरीबन 2 दशक तक उन्होंने शासन किया, जो इस वक्त के हालात आपको दिखाई दे रहे हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त अगर आप देखें तो एक तरह की अनार्की है, वहाँ पे कैओस है। क्योंकि पिछले जब से जून से प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं तब से वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि मेन रीज़न जो कोटा का था वो इशू ही नहीं रहा। इशू बन गया कि किस तरह शेख हसीना की गवर्नमेंट को हटाया जाए, और उसमें अपोजिशन पार्टीज़, दूसरे कुछ मुल्कों की इंटरवेंशन भी रही सब। और इस तरह से हमने देखा कि आखिरकार 5 अगस्त को जब 20 लाख लोग सड़कों पर उतर आए और नहीं माने, और उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी, तो वो जितने भी सरकारी दफ्तर हैं या सरकारी प्राइम मिनिस्टर का घर है या पार्लियामेंट है, वो सब जगह उन्होंने अटैक किया। उसके बाद आर्मी ने उनको एडवाइज़ किया कि वो आप रिज़ाइन करिए और निकल जाइए अपनी जान बचा। सवाल आर्मी पे इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उनको स्टेटमेंट देने तक का मौका नहीं दिया गया। हालांकि एयरफोर्स ने तो उन्हें बाहर किया। क्या आपको लगता है कि इस कॉन्स्पिरेसी में आर्मी का भी एक मेजर रोल है? देखिए, कह नहीं सकते हैं। कारण ये है कि जो जनरल जमान है भी, वो उनको तो शेख हसीना ने अपॉइंट किया था 23 जून को, उनके रिश्तेदार भी हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में कोई रिश्तेदारी नहीं होती है। बट उस सब के बावजूद मैं ये कहूँगा कि उन्होंने उनको बचाने के लिए, देखिए 50 साल पहले शेख मुजीबुर रहमान बच नहीं पाए थे, इसी तरह की सिचुएशन थी। लेकिन इस बार कम से कम शेख हसीना की जान तो बच गई, वो यहाँ आ गई। जिस तरह का लोग आ रहे थे या जिस तरह का वहाँ सैलाब था, वैसे में उनका बचना मुश्किल है। तो उस समय में अगर आपको कहें कि मुझे एक वीडियो स्टेटमेंट देना है या मुझे कुछ और करना है, तो जो लोग भी सिक्योरिटी वाले होते हैं, उनकी होती है सबसे बड़ी मेन चीज़ कि किस तरह आप अपना जो प्रिंसिपल होता है, जो भी लीडर है या जो भी जिसके भी वो रक्षा करते हैं, कि उसको किस तरह से बचाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने वो काम किया है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद जो उनका स्टेटमेंट आया, उनके स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि भाई आर्मी जो है प्रोटेस्टर्स के ऊपर अटैक नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि अब शांतिपूर्वक तरह से बात हो, सबसे मिलजुल के बात हो। तो आज की डेट में नहीं लगता कि आर्मी लंबे समय तक रह पाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि बांग्लादेश में कई बार कू हुई है, पहली बार नहीं है ये। आर्मी के जनरल्स ने वहाँ पर रूल किया है काफ़ी, तो उनकी एक हिस्ट्री तो है। लेकिन ये भी एक बात पक्की है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो जनरली काफ़ी रिवोल्यूशनरी टाइप के लोग हैं, और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगर आज वो 20 लाख लोग शेख हसीना के खिलाफ आ सकते हैं, तो कल को आर्मी के खिलाफ भी आ सकते हैं। कितने लोगों को मारेंगे आप? आपने देखा ये सिचुएशन हर जगह हो रही है, क्योंकि जब आपके अंदर फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, इकोनॉमी की कंडीशन है, एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, बेसिक चीज़ें प्रॉब्लम, डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एरोगेंस आ जाए लीडरशिप में, तो इन सब चीज़ का पब्लिक के ऊपर बड़ा असर होता है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जैसा कि आपने खुद किया कि आरक्षण एक मुद्दा तो बना, लेकिन वो मुद्दा नहीं था, फिर भी वायलेंस होता रहा। हम लंबे समय से देख रहे थे कि जो बीएनपी है उसका एक कनेक्शन वहाँ पर जो एक तरह से रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनके साथ था, जमात के साथ था, आईएसआई का सपोर्ट मिल रहा था। खुद खालिदा जिया के जो बेटे हैं तारिक, उनकी कई मीटिंग आईएसआई के साथ दुबई में हो रही थी। तो ये सब कुछ चल रहा था। तो क्या एक बड़े षड्यंत्र का ये सब हिस्सा था जिसे देखा? हाँ, जैसा मैंने कहा, देखिए पाकिस्तान तो जहाँ मौका मिलता है भारत के खिलाफ कुछ करने का तो करेगा ही। दूसरी चीज़, पाकिस्तान आप ये देखिए, पाकिस्तान से ही कट के निकला बांग्लादेश, और उन्हीं की गलतियों की वजह से बना बांग्लादेश। तो अब बांग्लादेश में आप देखिए, आज की डेट में बांग्लादेश की प्रगति इतनी हो गई, वहाँ की प्रोग्रेस हो गई है, कंपेयर टू दैट पाकिस्तान इज नथिंग। तो उनको इस बात का भी है कि किस तरह इसको डिस्टेबलाइज़ किया जाए और या कंट्रोल में किया जाए वहाँ की जो लीडरशिप को, ताकि भारत की खिलाफत कर सकें, तो एक नया फ्रंट भारत के खिलाफ खोल पाएँ। तो उनकी ज़ीरो सम पॉलिसी चलती रहती है। तो आईएसआई तो हर समय से इस काम में माहिर है, और बांग्लादेश में बीएनपी कहिए या जमात इस्लामी कहिए, वो अपने आप को उनकी ज़्यादा क्लोज समझते हैं। और लेकिन मेरा मानना दूसरा ये है कि ये वो समझते कुछ भी रहे, लेकिन जो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी है आज की डेट में, अगर आप देखें बंगाली कल्चर की बात करें, हिस्टोरिक कनेक्ट की बात करें, तो ग्रास रूट में जो लोग हैं वो भारत के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन उनको ये लगता है कि भारत ने खाली शेख हसीना को सपोर्ट किया है। वो मेरे ख्याल से एक परसेप्शन को कम होना। एक सवाल यूएस के रोल पे भी उठ रहा है, क्योंकि यूएस को वहाँ पर ज़मीन नहीं मिली अपनी एयरबेस बनाने के लिए। यूएस लगातार शेख हसीना के चुनाव को प्रभावित करता रहा। पोस्ट इलेक्शन भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया। उस यूएस ने इस चुनाव को एक्सेप्ट नहीं किया जिसने पाकिस्तान के इलेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि इससे ज़्यादा वहाँ पर ऑड्स दिखाई देते हैं। तो सीआईए पर सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों को कैसे देखा?
देखिए, सही बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है, मैंने खुद देखा है, मैं जब मैं विज़िट किया 2-3 साल पहले भी, कि अमेरिका के जो ह्यूमन राइट्स के चक्कर में डेमोक्रेसी की बातों को लेकर के, और वो शेख हसीना की, जैसा आपने खुद ही मेंशन किया कि चाहे बेस की बात हो या चाइना के खिलाफत करने की बात हो या इस तरह की, उसमें शेख हसीना ने अपनी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन ली और वो पोजीशन उनको पसंद नहीं आई। और दूसरी चीज़ यह है कि वहाँ पे अपोजिशन भी पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने भी बॉयकॉट किया इलेक्शंस का। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो सवाल तो खड़े होते ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बात ही वहाँ की लिए सबसे बड़ी समस्या हुई है इस वक्त में। आज देखिए, आज की डेट में जितनी भी कमेंट्री बांग्लादेश से आ रही है, वो सबका यही कहना है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी अंडरमाइन हो गई, ऑटोक्रेसी बन गई। तो ये चीज़ को उनको बहाना मिल जाता है अमेरिकन्स को। तो मेरे को लगता है कि अमेरिकन्स की जो ये पॉलिसी रही कि किस तरह से इसको हटाया जाए, तो उन्होंने डायरेक्टली ना भी किया हो, लेकिन इनडायरेक्टली बीएनपी को सपोर्ट करते हैं वो लोग। तो अगर बीएनपी को सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान लिंकेज हो गया, आप पाकिस्तान चाइना लिंकेज हो गया, तो आप कहाँ जा रहे हैं? तो अमेरिका की पॉलिसी तो मुझे बड़ी मायोपिक लगती है, बिल्कुल ही उसके अंदर कोई दम नहीं है। लेकिन यह है कि वो ज़बरदस्ती एक कुछ डिस्टेबलाइज करनी है कहीं जगह, तो वो उसमें लगे हुए हैं। एक बैलेंसिंग थ्योरी जो शेख हसीना भारत और चीन के बीच लेकर चल रही थी, उसमें भी एक क्रैक दिखाई दिया जब लास्ट मंथ थी, वो बीजिंग की यात्रा पर थी, कट शॉर्ट होकर उनको लौटना पड़ा। जो डिमांड थी जिनपिंग की, वो शायद वो पूरा नहीं कर पा रही थी, तो एक बड़ा सपोर्ट जो चीन से मिल रहा था वो भी लगता है कि खिसक गया। देखिए, बांग्लादेश की इकोनॉमिक हालत ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त में महंगाई बढ़ी हुई है, वहाँ लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, वो तो एड्रेस हुई नहीं है। और उसके लिए कुछ ग्लोबल समस्याएं भी हैं, उसके अंदर कुछ ग्लोबल समस्याएं भी रहीं। तो मेरा मानना ये है कि जो चीन के जो विज़िट है, देखिए रिपोर्ट्स तो सब ऐसी आती हैं, लेकिन अगर आप उनका लड़का जो सभी जावेद ने कहा कल की, आपने देखा होगा इंटरव्यू, उन्होंने कहा नहीं, चीन हमेशा हमें सपोर्ट करता है, चीन के साथ हमारी कोई समस्या नहीं है, चीन इसमें एक्टिव भी नहीं है। तो चीन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी है बांग्लादेश में, और वो कर रहे हैं, और उसको शेख हसीना ला रही थी। अब हर बार तो आप लोन आपकी टर्म्स कंडीशंस में नहीं मिल सकता है ना, हर एक कंट्री की अपनी समस्या है, चीन की अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस की भी सिचुएशन है। तो वो कहाँ तक क्यों नहीं हुआ, क्या किस वजह से, वो बातें तो धीरे धीरे बाद में बात बाहर आती हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि इसमें हम शायद है कि उनके जो पुत्र हैं उन्होंने जो बात कही है उसके ऊपर जाना चाहिए। लेकिन चीन जो है वो जिसको कहते हैं ना, एक वो जूइश पाउंड ऑफ फ्लैश, वो उसको अवश्य चाहिए। तो वो फ्री में कुछ नहीं करता है। जैसे भारत हर समय अपना हेल्प करता रहता है सारे मुल्कों की, अपने पड़ोसियों की, उनको सपोर्ट करता है हर तरह से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में करते हैं हम लोग, इसलिए कि लोगों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कंट्री के अंदर, पूरे कंट्री के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में पर्टिकुलरली। लेकिन चीन का अपना अलग एक ढंग है, और हमने सब देख लिया क्या हुआ श्रीलंका में, क्या हुआ मालदीव्स में, क्या हुआ डिफरेंट कंट्री। तो बांग्लादेश भी उसी तरफ बढ़ रहा था। एक सवाल बड़ा भारत के लिए इसलिए है क्योंकि एक भारत के सबसे पड़ोसी देश जहाँ पर मित्रवत संबंध जो है वो अवामी लीग के साथ और ख़ासतौर पर शेख हसीना के साथ लगे, वो पूरी तरह से डिस्टेबलाइज हो गया। इस वक्त वहाँ अल्पसंख्यक खतरे में हैं, हमले हो रहे हैं मंदिरों पर, अल्पसंख्यकों के ऊपर। ये सवाल खुद डॉक्टर जयशंकर ने अभी पार्लियामेंट में भी रखा। ये कितनी गहरी चिंता का विषय है? देखिए, बांग्लादेश में इसमें कोई शक नहीं है, 8-9% जो है वहाँ पर हिंदूज़ हैं, या थोड़े बहुत क्रिश्चियंस भी हैं बांग्लादेश में। और अक्सर वहाँ पे कम्युनल राइट्स भी हुए हैं, और समस्या है वो इस तरह की ग्रास रूट पे, बिजनेसेस को भी अटैक करते हैं, वो फ्रिंज एलिमेंट है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर का स्टेटमेंट आपने देखा, उन्होंने भी ये बात कही है कि भाई लोग रोक रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं कि किसी तरह से ना हो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ वहाँ पर, तो ये एक वेलकम चेंज है, ये उन्होंने अपने स्टेटमेंट में खुद कहा। तो कल मैं देख भी रहा था कुछ बांग्लादेशी कमेंटेटर्स को, उन्होंने भी ये बात कही कि शुरू में कुछ हुआ, मंदिर, 1-2 मंदिर इसके ऊपर अटैक हुआ, मैं जब वहाँ पे था तब भी ढाकेश्वरी टेम्पल के ऊपर अटैक हुआ था। तो इस तरह ये करते हैं, कुछ फ्रिंज एलिमेंट हर एक सोसाइटी में होते हैं, और वो इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि और भड़के। लेकिन अगर जनरल पब्लिक के अंदर इस तरह का रोष हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। एक चीज़ हम अक्सर भूल जाया करते हैं जब भी ये बात होती है, तो आप देखें बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो बंगाली लैंग्वेज और कल्चर का जो कनेक्टिविटी है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनको रविंद्र संगीत और नजरुल गीति दोनों से ही उतना प्यार है, ये बात एक सोचने की है। इसीलिए इतना बड़ा वहाँ पे देश होते हुए जो है हिंदूज़ के साथ में होता है, माइनॉरिटी के साथ में थोड़ा बहुत समस्या हर जगह दिखती है, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि ये बढ़ेगी नहीं। और उनकी तो एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई किसी तरह से हमारे को
काम करते रहें। अब जो नई कमिटीज़ की बात चल रही है, मैंने देखा दोनों कमिटी जो लीडर्स है उसमें भी हिंदूज़ को उन्होंने इंक्लूड किया है। एक आखिरी सवाल की 1975 के दौर में फिर से बांग्लादेश पहुंच गया है, यहाँ से आगे क्या रोड मैप देखते हैं भारत बांग्लादेश संबंधों में या फिर बांग्लादेश की राजनीति? देखिए, मेरा मानना दूसरी तरह से है। बहुत से लोग आपको कहेंगे रिश्ते एकदम ख़राब हो जाएंगे, ये समस्या हो जाएगी। देखिए, आती है गवर्नमेंट, फ़र्क पड़ता है। शॉर्ट टर्म में हमें चैलेंजेस आएंगे, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ डील्स हैं, उसके बारे में रीनिगोशिएट करना चाहते होंगे वो लोग, जो नई गवर्नमेंट आएगी। तो कुछ रोड ब्लॉक ज़रूर बनाएंगे और चीन की तरफ जाएंगे हो सकता है। लेकिन शेख हसीना भी चीन की तरफ काफ़ी थी। पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं। अगर आप पाकिस्तान के पास जाओगे भी तो टेररिज्म के अलावा आपको कुछ मिलना नहीं है वहाँ पे। लेकिन ये है कि जमात इस्लामी वहाँ की, दूसरे जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, वो एक सिक्योरिटी सिचुएशन भारत के लिए खड़ी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो श्रीलंका का क्या हाल था? किसने उनको निकाला बाहर? भारत ने। तब तक वो चीन के गुण गाते रहे, बाद में भारत ने बचाया। मालदीव्स देखिए, मालदीव्स में क्या हुआ? आउट इंडिया आउट कैंपेन। आज भारत के पास ही आ रहे हैं लौट फिर के कि साहब आप $50 बिलियन को वो कर दीजिए, हम खाना पीना दे दीजिए, ये कर दीजिए। नेपाल, वहाँ भी देख लीजिए आप क्या। तो जब आप अफगानिस्तान, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, अफगानिस्तान में तालिबान आज आपको कह रहा है साहब प्लीज़ आइए कंप्लीट करिए प्रोजेक्ट, भारत के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप मैं इसीलिए कह रहा था, हम देश के अंदर में लोगों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को जो पब्लिक है ना वो जानती है। पॉलिटिशियंस कुछ हैं वो इस तरह की हरकतें करेंगे उल्टी सुलटी, लेकिन असलियत में जब उनको पता लगेगा कि एट द एंड ऑफ द डे आपका दोस्त भारतीय है, तो फिर वो अपने आप आएंगे। तो बांग्लादेश के फ्रंट पे चुनौतियां भले ही अभी गहरी हों, लेकिन जो पीपल टू पीपल रिलेशन है, जो कनेक्ट है, वो भविष्य में काम करेगा और ये ऐसा आसान्वित रहना भी चाहिए। तो देखते हैं आने वक्त में किस तरह से भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो करवट लेते हैं। वीडियो सतुराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।